हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुमान गर्ग, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल IND अकेडमी में स्वागत है। पेपर जो टेस्ट पेपर 3 लिया था उससे रिलेटेड कुछ कॉपी आप लोगों के सामने ओपन करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले कॉपी है कि भूगोल में बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, ये जो टॉपर्स की भी जो आप लोग बोल रहे हैं कि सर जो नंबर सबसे ज्यादा लाए हैं उनकी भी कॉपी ओपन कर दीजिए, तो उसी से रिलेटेड है। और एक बात और मैं सबके लिए यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज मुझे भी ज्वाइन करनी है, मुझे भी ज्वाइन करनी है। तो नीचे भाई एक तो पहली बात कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप इनमें से कॉल कर लीजिए, यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने से पहले एक थोड़ी सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो इस कॉपी से रिलेटेड आपके डाउट दूर कर सकते हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहला अगर आप समझ पा रहे हो पेपर 3 है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी समझ लीजिए। भूगोल इसलिए मैंने लिखा है पार्ट बी के टॉपिक 2.1, 2.2, 2.3, जहां से मध्य प्रदेश का अधिकतर पोर्शन कवर होता है, और पूरा का पूरा 2.1 जो विश्व और भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कवर करता है, तो वो सिनेरियो पूरा कवर होता है। ठीक है, तो बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे करें आपको सब कुछ एक कॉपी में मिलेगा। कुछ क्वेश्चन है जो इस कॉपी से रिलेटेड आपके दूर हो सकते हैं, उनको सुन लीजिए। पहले सबसे पहला आपका जो डाउट आता है कि सर मैप के साथ हम कैसे कवर अप करें। कोई भी चीज होती है ज्योग्राफी में, सब कोई जानता है कि मैप बहुत कंपलसरी है, लेकिन हम मैप के साथ चीजें कैसे कवर अप करें। 3 नंबर में सर पूछा गया 20 से 30 शब्दों में लिखा, डायग्राम नहीं बनाए तो। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मैंने जरूर शंकु आपसे पूछा, अब आपने अपने शब्दों में लिख दिया, लेकिन अगर आप डायग्राम में उसको बना के दिखा देंगे तो क्या वो शब्द पढ़ेगा? आपके लिखी हुई भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका एक वहां पे ये होगा कि प्लस पॉइंट ये है कि वो बिना पढ़े वहां से डायग्राम देख के नंबर देके निकल जाएगा। ठीक है, हमने वर्षा के प्रकार पूछे, आपने बोला सर संवहनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तीनों को लिखने के बाद तीनों को लिखने के बाद अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सबसे बेहतर चीज है कि आप ही का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बिना कुछ देखे आपका सिनेरियो कवर अप हो जाता है। दूसरा आता है, इसके बाद एक और डाउट ये आता है कि सर डायग्राम और मैटर क्या साथ में लिखे जा सकते हैं? कुछ लोग इसी की जगह तीसरा सवाल ये कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, सर जब हमने डायग्राम में सब कुछ दिखा दिया तो मैटर लिखना क्या जरूरी है? यही 3 सवालों के जवाब। और भी कुछ है, हो सकता है कि किसी को कोई नया सवाल यहां से इस कॉपी से मिल जाए और उसको वो डाउट क्लियर हो जाए। ये जो इंपॉर्टेंट 3 सवाल हैं, इनके डाउट आपके इस कॉपी से दूर हो सकते हैं कि मैप में भी चीजें दिखाई गई हैं। जरूरी नहीं है कि आप मैप में सब कुछ खोल दें, तो मैप में भी सी चीजें दिखाई गई हैं और साथ में मैटर में भी कवर अप की गई हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक सीरीज है जहां पे स्टूडेंट कॉपी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आप लोगों के सामने लाई जा रही है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज की कॉपी मिल जाएंगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। लगभग ये 6वीं कॉपी आप लोगों के सामने ओपन हो रही है। इसी तरह से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कॉपी लगेगी सब मैं ओपन करता आऊंगा, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ हर कॉपी से सीखते चलें और अपनी गलतियों में सुधार करते चलें। प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून। 1.5 घंटे का आपने समय लिया है, बहुत सही। यहाँ पे आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भूकंप भूपर्पटी में प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपन, कारण पृथ्वी की प्लेटों का सरकना या टकराना, बम फटना, जलीय भार, मापन रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल। ठीक है। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति, पानी के भराव के कारण क्रेटर झील बन जाता है। उदाहरण लोनार झील। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का वर्णन करें। भ्रंश घाटी वो भ्रंशों के बीच धसा क्षेत्र, रैंप घाटी, स्तंभनुमा। थोड़ी सा और स्पेस छोड़ देना था ऊपर से, और पहले तो ठीक है। वैसे भ्रंश द्वारा बनी आकृतियां, हॉर्स पर्वत, किनारे यथावत किंतु बीच का भाग उठा, भ्रंशोत पर्वत, स्तंभ यथावत किंतु किनारे धसे हुए भाग। चलिए, जलोढ़ शंकु प्रवाही जलकृत निक्षेपात्मक स्थल रूप, जिसमें मलबे के रूप में अवसाद ज्यादा और जल कम होता है। जलोढ़ शंकु भावर क्षेत्र। पाताल तोड़ कुआं मध्यवर्ती निम्न भूमि के गहरे कुएं जहां से स्वतः पानी निकलने लगता है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत स्थित मूंगे की चट्टानें, प्रवाल नामक जीव के अस्थि पंजर से निर्मित। सार गैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित शांत जल क्षेत्र, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तर विषुवतीय धाराओं के मध्य स्थित। उत्तरी अमेरिका सार गैसो सागर, दक्षिण अमेरिका लैगून, समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला उथला जल क्षेत्र। इसका निर्माण पतली स्थलीय पेटी भित्ति से सागर से अलग होकर होता है। उदाहरण चिल्का, कोलेरू और कयाल।
वृष्टि छाया प्रदेश किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल का क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है। दृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। उदाहरण पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। महासागरीय गर्त तीव्र ढाल वाले गहरे लंबे और पतले अवनमन क्षेत्र जो महासागर बेसन के सबसे गहरे स्थान होते हैं। उदाहरण मेरियाना सुंडा। ठीक है। डोल्ड्रम विषुवत रेखा के ऊपर नीचे वाला 10 डिग्री तक का वह क्षेत्र जहां सीधे सूर्य की किरणों के कारण क्षैतिज पवन नहीं चलती किंतु यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं। ठीक है। संघनन जलचक्र की प्रक्रिया जिसमें वापस पानी में बदल जाता है कारण हवा में नमी की मात्रा में वृद्धि होना। मालाबार तट कोंकण तट से कन्याकुमारी तक का 845 किलोमीटर का क्षेत्र। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार पवन प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में शक्तिशाली जिससे चक्रवात प्रति चक्रवात तूफान तापमान संतुलन होता है। ज्वार भाटा सागरीय जल का ऊपर और नीचे गिरने की घटना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 टोटल नंबर आपके 37 हो रहे हैं। चलिए किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान आर्द्रता पवन दशा और प्रभाव वायु दाब वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। मौसम का समय परिवर्तनीय जबकि किसी स्थान का जलवायु लगभग स्थायी होता है। किसी स्थान के मौसम पर वहां के तापमान आर्द्रता वायुदाब बादल की स्थिति पवन आदि का प्रभाव पड़ता है जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन सब चीजों के साथ साथ अक्षांश सौर प्रकाश महासागरीय धाराएं तूफान वायुदाब पहाड़ पट्टी ऊंचाई आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान का मौसम बारिश का हो सकता है गर्मी ठंडी या तूफान का हो सकता है पर किसी स्थान की जलवायु स्थायी रूप से नम ठंडा या गर्म हो सकता है। मौसम छोटे क्षेत्र और कालखंड को व्यक्त करता है जबकि जलवायु बड़े भूखंडों कालखंडों को व्यक्त करता है। मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं जबकि जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जब वृष्टि जल की बूंदों के रूप में होती है तो उसे वर्षा कहते हैं। इनमें जल की बूंदों का आकार 0.5 से 0.7 मिलीमीटर व्यास का होता है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है संवहनीय पर्वतीय चक्रवातीय। बहुत अच्छा मतलब कि आपने एक प्रकार से समझा दिया वो चीज। कारण गर्म और आर्द्र हवा के ऊपर उठकर मिलने से स्थान विषुवत रेखा क्षेत्र में पर्वत पर गर्म हवा चढ़ने पर रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होकर बहुत सही गर्म एवं शीतल जलराशि के टकराने पर दोनों वायु के टकराने वाले स्थान। उक्त वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम विधि से भी बहुत अच्छा। चलिए वायुमंडल का विस्तार भूतल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है परंतु इसका 99% भाग 32 किलोमीटर तक ही है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा जा सकता है। वायुमंडल की परतों की अगर बात करें क्षोभमंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल और बाह्यमंडल। क्षोभमंडल मतलब कि आपने बहुत सटीक तरीके से कम पेज में और कम जगह में अच्छी बात कह दी और नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया। रिप्रेजेंटेशन जिसको मैं कहूंगा पृथ्वी थोड़ी सा डार्क होता तो और अच्छा लगता। हो सकता है कि फोटो लेते हुए ये चीज हो गई लेकिन बहुत अच्छा थोड़ी सा। हाँ क्षोभ मंडल आपने बता दिया समताप मंडल मंद मंडल आयन मंडल बाह्य मंडल और इसी का थोड़ी सा डिटेल आपने बगल में लिख दिया जिसको बहुत कम शब्दों में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। वायुमंडल के प्रत्येक मंडल की अपनी विशेषता है। ओजोन परत वाला समताप मंडल पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल सर्वाधिक घटक बहुत अच्छा। आठ 4 12 2 का डी हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक अलग भी दिख रहा है और बहुत नीट भी दिख रहा है। हिमालय नदी तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत क्षेत्र से श्रेणी से होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठारों से होती है। हिमालय नदियां पूर्ववर्तीय अववाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती अववाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं। हिमालयी नदियां 12 मासी जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। हिमालयी नदियां विकास क्रम में नवीन जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। हिमालयी अववाह तंत्र की नदियों के बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफी विस्तृत होते हैं।
हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में निम्न अंतर है। हिमालय तलछटी शैलों से बना है। ये युवा पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार का जन्म 50 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये आग्नेय और कायांतरित शैल से बना है जिनकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार मालवा का पठार और दक्कन के पठार तक स्थित है। ठीक। हिमालय तीन भाग हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में विभक्त है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा शामिल है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती हैं। हिमालय में माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी जैसे सर्वोच्च शिखर हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में अनाईमुड़ी, डेडावेटा जैसे कम ऊंचाई के शिखर हैं। ये थोड़ी सा फीका है, उसमें और अच्छा कंटेंट भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें मैंने अंतर पूछा था हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार में, हिमालय क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार में अंतर पूछा था, तो अंतर में और भी चीजें आ जाती। आपने एक ही चीज को उस चीज में कवर कर दिया। ठीक है, चलिए, लिखा अच्छा है, नो डाउट। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय में अंतर निम्न बिंदुओं के दर्शाए जा सकते हैं। स्थिति गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट विस्तृत है, जबकि गुजरात से मालाबार तक विस्तृत है। कौन सा? देखो, ये शब्द खोल छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बारिश गलत लिख रहे हो, शाह सिटी का नहीं, शाह। पूर्वी तट में बारिश पूर्वोत्तर मानसून के कारण, जबकि पश्चिमी तट में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अपेक्षाकृत अधिक होती है। तूफान एवं खेती, पूर्वी तट में चक्रवात एवं तूफान अधिक आते हैं, जबकि यहाँ चावल, पटसन और जूट की खेती होती है, जबकि पश्चिमी तट आर्द्र एवं सकरा है और कपास, सोयाबीन, अंगूर की खेती अधिक होती है। पूर्वी तट में डेल्टा बनाते हैं, जबकि पश्चिमी तट के क्षेत्र एस्चुरी बनाते हैं। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास है, जबकि पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी के पास है। पूर्वी तट क्षेत्रीय उत्कल करोड़, जबकि पश्चिमी तट में। ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है। यहाँ के वनों को संरचना के आधार पर निम्न भागों में व्यक्त किया जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। ये आपने डायग्राम में दिखा दिया ये चीज। ठीक है, और तो आप अच्छा लिख ही लेंगे फिर। 23/4/27। मध्य प्रदेश की जनजातियां प्रोटोस्टुलाइट परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 21.1% है और सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति का है। अगर आपने क्षेत्रवार पूछा हुआ है तो देखिए डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपने वो चीज को बखूबी बताया है अपने कॉपी में। एक एक चीज नीट एंड क्लीन और दूर से ही वो चीज को समझ पा रहे हैं, तो अच्छा है, प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बैगा, शहरी और भारियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है, जो क्रमशः बालाघाट, मुरैना, पातालकोट में पाई जाती हैं। उक्त तीन जनजातियों के विकास के लिए सरकार ने विशेष प्राधिकरण। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज की थोड़ी कमी हो गई कि मैंने आपसे पूछा था जनजाति को भौगोलिक वितरण, आपने डायग्राम में तो वो चीज दिखा दी और थोड़ी सा आपने वो चीज लिख दी, और फिर आपने नीचे क्या लिखा, इसके अलावा कोरकू, पनिका, भील, सीधी में निवास करते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे भौगोलिक वितरण पूछा था, तो एक और डायग्राम बन सकता था जो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप नीचे कवर अप कर सकते थे और निष्कर्ष देके उसको बेहतर कर सकते, लेकिन तब भी अच्छा लिखा हुआ है। राई मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। गरबा, मालवा एवं भगोरिया और झाबुआ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, राई कहाँ कहाँ होता है देखिए, आपने लिखा दिया है वो चीज का, यही चीज बस कमी है जो और लोगों की कमी में है, लेकिन आपने उसको, मैं स्टार दूंगा कि आपने वो चीज अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ वो चीज बता दी। राई, गरबा, भगोरिया, राई नृत्य क्षेत्र बुंदेलखंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। यह मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है जिसमें जन्म। ठीक है, गरबा, मालवा। ठीक है, अब इसमें 5 इसलिए क्योंकि प्रत्येक 2-2 नंबर के थे, इसलिए मैंने 5 नंबर दिए हुए हैं। चलिए लोग, फिर आप लोग कहें कि सर 5 तो मिलते ही नहीं है, तो इस 2-2 नंबर का मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस दिया था, वहां दिया। मध्य प्रदेश कोयला भंडारण की दृष्टि से 5वां राज्य है। यहाँ कोयले का कुल 18.21 बिलियन टन का भंडार है। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है: मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा, पहले आपने सिंगरौली क्षेत्र सबसे मोटी परत, प्रमुख खान, सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा, प्रमुख खान, उमरिया 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जोहिला। और सतपुड़ा का अगर मोहपानी, शाहपुरा, कान्हा, पेंचघाटी। ठीक, सर्वोच्च किस्म के कोयले के कारण सिंगरौली में सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल का निर्माण बेरन में किया गया। मध्य प्रदेश में कुल, बहुत सही। चलिए, नंबर टोटल कितने हो रहे हैं आपके? 3603, 39, 39 एंड हाफ।
39.5 नंबर आपके हो रही है। चलिए आगे। मध्य प्रदेश में भौगोलिक एवं जलवायु विविधता के कारण राज्य को किसी एक कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। इसी कारण मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और ऊपर। छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर का पठार, सतपुड़ा की पहाड़ी, मध्य नर्मदा घाटी, बिंद का पूर्व मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, मालवा घाटी, नेवालाखंड, झाबुआ की पहाड़ी। ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जैसे आपने लिखा भी हुआ है तो वर्षा का आपने विवरण नहीं किया, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट के रूप में होते हैं, जिनमें परिवर्तन करना बहुत पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है। इसके अंतर्गत बालाघाट जिला आता है, यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है धान की। वो आपने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट कर जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरीके से लिखिए तो पूरे नंबर, क्योंकि उनका जो मॉडल आंसर होता है उसके स्वरूप में अगर चलें तो ज़्यादा सटीक रहेगा। ठीक है। तो ये आपने लिखे पूरे 11 पॉइंट है, नो, लेकिन उसको उस चीज़ पे कवर अप कर सकते हैं। चलिए। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से मिलकर हुआ। इन प्लेटों के स्वभाव एवं प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीपीय महासागरीय भागों को अपने प्रभाव के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। इसी संकल्पना पर आधारित सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में मॉर्गन आइजैक ने किया था तथा मैकेंजी पार्कर होम्स इसके प्रमुख समर्थक थे। विल्स मॉर्गन हैरियस ने अपने सिद्धांत की निम्न मान्यता दी। स्थल मंडल के प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक संबंधी धाराओं के कारण होती है। प्लेट के किनारों पर भूगर्भीय घटनाएं होती हैं जबकि आंतरिक भाग हलचल से मुक्त होती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ही ज्वालामुखी पर्वत और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। आकार के आधार पर प्लेट, बृहद प्लेट, लघु प्लेट, उप प्लेट। पृथ्वी के बृहद प्लेट प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, दक्षिण अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकन और उत्तरी अमेरिका। स्वरूप के आधार पर प्लेट महासागरीय, महाद्वीपीय संयुक्त। संरचना के आधार पर बेसाल्टिक, ग्रेनाइट। टेक्टोनिक प्लेटों में 3 तरह की गति होती है। ये 3 प्रकार की हैं, अभिसारी, अपसारी, समानांतर। ठीक है। और फिर आपने लिखा है भूपर्पटी के विभिन्न बड़े प्लेटें आपने बता दी हैं। प्लेट सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की गति के कारण हिस्सा का उच्च शक्ति का निम्न घनत्व, संवहन धारा का बहना। इस प्रकार प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पर्वत, पठार, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भूगर्भीय घटनाओं निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा उद्योग आर्थिक क्रियाओं का वह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम है जिसमें शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी कच्चे पदार्थ को किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में परिवर्तित किया जाता है और उसका मूल्य वर्धन करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था को उद्योग में द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। भारत में मूल रूप से औद्योगिक विकास की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई एवं मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना से हुई, जब यहाँ भेल पावर एल्कोहल संयंत्र की स्थापना भी हुई। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 23.8% है। मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से भारत के राज्यों में 5वां स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया। वाह। कृषि आधारित, वन आधारित, औषधि आधारित, भारी विद्युत विकिरण, रसायन उद्योग, पूरी चीज आपने कवर कर दी। एक एक चीज फिर आपने बताई क्या। चौथी पंचवर्षीय योजना के पश्चात मध्य सरकार का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग की ओर गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ओर वित्त मंत्रालय, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, एल्कलाइड। ठीक है। खनन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय वाला। ठीक है। उक्त सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग के अतिरिक्त सरकार ने सेज पर भी ध्यान दिया, जिससे वर्तमान में मध्य प्रदेश 10 विशेष आर्थिक जोन का निर्माण किया गया। उद्योग क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, ठीक है, कौन कौन से, सतनावाला, कृषि, छिंदवाड़ा, चमड़ा, देवास। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने की व्यवस्था करने में भी जीआई टैग देने की व्यवस्था, ताकि उस उद्योग विशेष के लिए लोग प्रोत्साहित हो, जैसे चंदेरी साड़ी, बासमती। मध्य प्रदेश सरकार ने, वेरी गुड, 1972 में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की। इसके बाद 1988 में इसे पुनरीक्षित किया। 2004 में उद्योग संवर्धन नीति बनाई। बाद में 2010-14 में इसे नए तरीके से अपनाया। अभी उद्योग संवर्धन और आगे की आ गई। 2014 में ही निवेश प्रोत्साहन योजनाएं बनाई। इन सभी प्रयासों के अलावा सरकार लोन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया। इनमें विभिन्न निगमों की भी मदद ली गई। इसमें 2014 के प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विशेष भूमिका अदा की। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए गठन के पश्चात से ही प्रयास शुरू हुए एवं वर्तमान में भी भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की कयात के मध्य, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छाप से अलग अपनी नई गतिशील मध्य प्रदेश की छाप बना रहा है। यहाँ पे जो आपके नंबर हो रहे हैं 29.5 नंबर हो रहे हैं। चलिए टोटल में नंबर आपके जोड़ देता हूँ। 37 नंबर, 39.5 और 29.5। तो अगर नंबर जोड़े जाए तो 9 9 18, 7 25 और 1 26, 3 3 6,
7, 8, 9, 10, 106 नंबर आपके हो रहे हैं। प्रमोद पनरिया जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन है और लिखने का जो तरीका है वो इम्प्रेसिव है। ठीक है, इसी तरह से प्रयास करते रहिए। हाँ, ये थोड़ी सा जो धुंधला आया है इसको और डार्क कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रयास है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।